इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। एक से एक कैबिनेट मिनिस्टर और बड़े नेता यहां पर शामिल हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के खासतौर से युवा, इनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। अर्जुन चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चौधरी देवीलाल से लेकर आप तक का सफर, क्योंकि हरियाणा ने और पूरे देश भर ने देखा है, तो अपने परिवार की जो लीग है उसको आप किस तरह आगे ले जा रहे हैं? देखिए जी, आपने क्योंकि बड़े जो हिसाब से शुरुआत करी, तो मैं आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने, हालांकि लोग बड़ी आराम से बोल देंगे कि भाई इनका राजनीतिक सफर तो बड़ा इजी है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, इस तरह की सारी लोग बातें करते हैं। लेकिन मैंने अपनी पूरे जीवन इसका विपरीत देखा है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि जननायक चौधरी देवीलाल ने जब राजनीति शुरू करी तो उस समय क्या होता था कि जो दिल्ली की जो राजनीति है, जो देश की राजनीति है, बड़े इलीट लोग चलाते थे। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो उनकी जो कोठरी है और जो आसपास के एडवाइजर्स है, सब बैरिस्टर होते थे, बड़े घरानों से आते थे। गांव देहात के लोग नहीं होते थे। गांव देहात के लोग क्या है, वहीं तक ही सीमित रह जाते थे। एक इलीट क्लास और एक रूरल क्लास के बीच में गैप होता था और वो स्टेटस को है जो वो मेंटेन रहा। जननायक चौधरी देवीलाल उस स्टेटस को के बहुत खिलाफ थे डे वन से, ठीक है। और जब कोई गांव का आदमी उठ करके, ठीक है, और पूरे देश की राजनीति को बदल दे, बहुत सारी चीजों को बदल दे, तो उस कोठरी को वो पसंद नहीं आता। और सारी उम्र क्या है कि उन्होंने इस चीज की एक इमेज का हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है कि भाई अरे ये तो अनपढ़ है, अरे ये तो गांव देहात का है, इसको ज्यादा नहीं पता होगा, ये चला नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। उस टाइम के आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स उठाएंगे तो यही जिक्र करे जाते थे। इससे ज्यादा कभी उनको जो नेशनल मीडिया है उसने कभी कोई वैल्यू दी नहीं, उठाया नहीं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सारी चीजें ओवरकम करी। और जब वो सारी चीजें ओवरकम करके उन्होंने इस देश के अंदर ऐसे कानून लाने का काम करा, ऐसी पॉलिसीज लाने का काम करा जिनकी आज भी चर्चा होती है। उनका इम्पैक्ट इतना मजबूत था कि आज भी देश भर के अंदर उनकी चर्चा की जाती है। उसी प्रकार से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए तो एक इसी तरह की उनकी इमेज बनाने की लोगों ने बड़ी कोशिश करी। और वही चीज, ये देखो, हम देहाती हैं, हमारा आज भी जो घर है वो गांव में ही है। होली दिवाली हम गांव में ही रहते हैं, हम कोई शहर में नहीं रहता, कहीं नहीं। हम आज भी देहात से जुड़े हुए हैं। ये तो हरियाणा और यूपी के जो भी लोग हैं वो होली दिवाली वो जोत लगाने गांव में जरूर जाते हैं। हाँ, हम नहीं छोड़ते। लेकिन एट द सेम टाइम उनके साथ भी एक वो इमेज जोड़ दी, कह रहे ये तो धोती पहनते हैं, पगड़ी रखते हैं, पुरानी सोच के, पुराने ख्याल के हैं, और भी ये कैसे करेंगे, ये प्रदेश को पीछे ले जाएंगे, वो देसी से हैं, ठीक है। और इस वजह से उनकी एक इमेज बन गई कि बड़े खड़ूस हैं, बड़े मीन हैं। और वो लोग कभी ये रियलाइज ही नहीं कर पाए, जो लोग उनसे कभी मिले नहीं, कि उनकी वाकई कितनी बड़ी सोच है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा उनकी सोच की, जो मैंने मेरे पर्सनल जीवन में हमेशा कोशिश करी कि जब जिस दिन से पता चला इसके बारे में, हमेशा अपनाने की कोशिश करी। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय पे ये डिसीजन लेना था कि भी कौन किसको क्या मंत्रालय करना है और सरकार की क्या नीति रहेंगी, क्या पॉलिसीज आने वाले टाइम अगले 5 साल में क्या रूपरेखा रहेगी। तो इस चीज का फैसला करना था, मीटिंग होनी थी। तो सभी साथियों की और सबकी मीटिंग का जो स्थान है वो मोरनी में रखा गया, मोरनी गेस्ट हाउस था। तो चौटाला साहब सीएम हाउस से उस समय अपने सेक्रेटरीट से निकले थे और वहां से जब जा रहे थे तो एक आम चीज है भी, रास्ते में रूट लगता है कि भाई सारा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और रूट लगाया जाएगा। तो जब वो जाने लगे वहां से, तो जो पुलिस वाले थे, उस दिन बारिश हो रही थी, तो बारिश में खड़े थे सारे लड़के और अपना रूट लगा के हाथ खड़े करके ऐसे थे। तो उन्होंने काफिला रुकवा दिया और उनको बुलाया भी क्यों खड़े। तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे रूट लगाए। किसका आदेश है? क्या जी एसपी साहब का आदेश है। क्या कहा है? कि जी वो पंचकूला वेट कर रहे हैं आपके। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं, जाओ यहाँ से। और वो आगे आगे पंचकूला चले गए। एसपी मिल गया तो उन्होंने बोला एसपी साहब रूट नहीं लगाना दोबारा और जाओ अपना जिला संभालो, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी है, आप जाओ अपना जिला संभालिए। वहां से वो आगे मोरनी चले गए। जब गए उन्होंने मीटिंग वगैरह करी, अपनी मीटिंग खत्म होगी
तो मीटिंग से पहले उन्होंने जितने भी अधिकारी, एक प्रोटोकॉल होता है उनको छोड़ने के लिए आते हैं, तो उन सबको बोला भी अब ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ मेरा स्टाफ है, मेरी सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज है, कोई जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, आप जाइए, अपना जिला संभालिए, अपना डिपार्टमेंट संभालिए, आपकी यहाँ जरूरत नहीं, आप जाइए। मीटिंग खत्म होने के जब आप बाहर आए तो 2 ऑफिसर्स वहां पर उसी वक्त मौजूद थे, और उनमें से एक वो एसपी था। अच्छा। अब वो घबराया हुआ था कि भी सीएम साहब आपसे गुस्सा है। तो उसको वहां देख के कि वो माफी मांगने के लिए चौटाला साहब को और गुस्सा आया कि भाई जब मैंने आपको कह दिया कि आप जाइए अपना जिला संभालिए, फिर आपका यहाँ पर क्या काम है? कल को अगर जिले में कोई हादसा होता है, कोई बात होती है, कोई घटना हो जाती है, इन 4 घंटों में कुछ भी हो जाए, सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका होता है, मेरा सेकेंडरी है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो फिर जिला कौन संभाल रहा है? तो आप यंग हो, मैं सस्पेंड नहीं करूंगा आपको, लेकिन अब आप मेरी बात समझ जाइए, जब आपको बोलते हैं अपना डिपार्टमेंट संभालिए तो जाओ संभालिए। तो एसपी समझ गए और पहुंच गए। दूसरे थे डीसी मैम, वो स्वर्गीय बंसीलाल जी की डॉटर थे। अच्छा। और ये जग जाहिर है कि भी दुनिया को पता है कि भी हमारी कभी चौटाला साहब की या बड़े चोई साहब की स्वर्गीय बंसीलाल जी के साथ राजनीतिक तौर से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उन्होंने तब पूछा कि जी मैंने क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश है? तो चौटाला साहब ने बोला कि जी आप मेरी बेटी से मानो, और जो भी मेरी आपके पिता के साथ राजनीतिक तौर से जो भी हमारी नहीं बनती थी वो एक अलग चीज है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपना महकमा संभालिए, कोई मेरे लायक कोई चीज होगी कहीं से अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो बेटा आप मेरे को जरूर बताना। देखिए एक बहुत बड़ी सोच है। अच्छा, एक यूपी में एक राजनीतिक परिवार है, हाँ। मुलायम सिंह का परिवार, वहां पर चाचा और भतीजे में खटपट हुई। हाँ। फिर शिवपाल चाचा जी ने आके भतीजे को बना लिया। क्या हरियाणा में भी हरियाणा की जो जनता है वो ये उम्मीद लगा सकती है कि जो परिवार में खटपट है वो दूर हो सकती है? और क्या ये आपको लगता है कि ये वाली जो लड़ाई है वो कहीं राजनीतिक क्षति तो नहीं पहुंचा रही है? देखिए जी, बात खटपट की नहीं आती, बात आती है सोच की, विचारधारा की। आप भी पत्रकार हैं, आप भी एक चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी उस चैनल के अंदर आस्था होगी, आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हॉस्टाइल नहीं होगा, तभी आप वहां ग्रोप कर पा रहे हैं। अगर वर्क एनवायरनमेंट हॉस्टाइल हो जाए या आपकी बॉस से या आपके किसी कलीग से बननी बिल्कुल हो जाए और वैसे हो जाए तो वो वर्क एनवायरनमेंट तो नहीं रहता अच्छा। तो उसी तरह से एक संगठन भी ऐसे ही चलता है, और संगठन चलता है विचारधारा पे, सोच पे। संगठन का एक फैसला होता है, पूरा संगठन उसी के साथ चलता है। अब क्या है मैम, हमारी विचारधारा बदल चुकी है, और ये कोई आज की नहीं, पिछले 5 साल में इस विचारधारा के अंदर जो डिवाइड है वो बढ़ता गया है। 5 साल तो आप कम बता रहे हैं, मुझे लगता है ये लगभग 8 से 10 साल में हो चुका है। नहीं, आई थिंक ऑफिशियली सेपरेट 18 में हुए थे ऑफिशियली। हाँ, और उससे पहले जब तक अजय सिंह जी आगे होते थे, चौटाला साहब आगे होते थे, एक्चुअली बयानबाजियां तो शुरू हो ही गई थी। बयानबाजी 18 की स्टार्टिंग में शुरू हो गई थी। अच्छा, इसका भी आपको एक बड़ा फनी किस्सा बताता हूँ। आप बात करते हो परिवार एक होने की, चलो आपको एक चीज बताता हूँ। जो ये बयानबाजी होती थी और ये सारी चीज जो चलती थी, ये सारी चलती थी जो आईटी सेल होता था उन दिनों में, इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि आईटी सेल को हेड करता था दुष्यंत खुद हेड करता था। अच्छा, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, वो पैसे मांगने तो अभय सिंह जी के पास जाता था कि जी आईटी सेल को चलाना है, हमें फंड्स की जरूरत है, आप पार्टी फंड्स दिलवाइए। ठीक है। और वहां जाकर वो ये हरकत करता था। तो अब आप मेरे को बताइए, आप एक लेमैन के हिसाब से, ठीक है यार, जो लोग बोलते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, देखिए जी वो लोग बोलते हैं जो बाहर बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार उन कार्यकर्ताओं से तो वो शायद इमोशंस में आकर बोलते होंगे ना, वो इमोशन में आकर बोलते कि एक परिवार कनेक्ट होना चाहिए, हो सकता है। एक चीज देखिए, चलो मैं आपको एक और एक चीज देता हूँ। चौटाला साहब नहीं, सोशल मीडिया पे तो लोग कम से कम ये वाली बातें करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, आपने भी खुद देखा होगा। देखा ही थी, बहुत देखा है। ये बात ठीक है, ये बोलना बड़ा आसान है, एक हो, लेकिन अब घूम फिर के आते हैं ना, पॉलिटिकली अब बनती नहीं है। कि उसका कारण क्या है कि देखिए हमारी जो विचारधारा है वो हमेशा किसानों के पक्ष में रहे। अब एक डिफरेंस आपको दिखाता हूं। अभय सिंह जी इकलौते विधायक थे जब किसान आंदोलन, और उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। आप सोच सकते हैं जी कितनी बड़ी बात है। ये नहीं कि हमारे संगठन में कोई 40 विधायक हैं, भाई एक ने दे दिया, कोई नहीं चल रहा है संगठन पे भी। हमारा सब कुछ उस एक इलेक्शन पे, उस एक इस्तीफे पे उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया,
सब कुछ अपना छोड़ दिया कि भाई मैंने कहा था तो मैं ये करूंगा ही करूंगा। अपनी बात पे कितने पक्के रहे और कितना बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइस करा। ये कहना आसान है, अभी एक विधायक ने इस्तीफे दे दिए, दिलवा के दिखाओ किसी और से। अच्छा, लोग कहते हैं कि 2017 की जो गोहाना में रैली थी उसमें दुष्यंत सीएम बनेंगे वो वाले मैं उस पे भी आऊंगा। पहले मैं आपको एक डिफरेंस वाली बात बताता हूँ। जहां एक तरफ चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया लोगों के कहनों पे, वही हरियाणा की जनता टूट टूट के भाई जेजेपी को कह रही थी भाई तुम सिर्फ सरकार से इस्तीफा दे दो, तुम अपनी सीट से तो क्या दोगे, सरकार से इस्तीफा दे दो। अभी तो बहुत अपोज हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? और भाई आपको वहां पहुंचाने वाले लोग कौन? वही जो बॉर्डर पे बैठे हैं। आपने क्या कस्में खाई थी, मर जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप फिर वहीं बैठे हो। अब आप पॉलिटिकल एक सोच विचारधारा में अब आप फर्क आपको दिख रहा है। ये फर्क है जहां एक इंसान ने अपना सब कुछ त्याग दिया और जहां एक इंसान एक सुई के बराबर भी त्याग करने को तैयार नहीं, तो कितना बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है सोच में, विचारधारा में। आप कह रहे हो ये दो लोग इकट्ठे होकर काम करें, क्यों भाई? आप क्या चाहते हो कि भाई कोई ये जो लोग बोलते हैं क्या हम अपने प्रिंसिपल्स त्यागे? हम नहीं त्यागेंगे अपने प्रिंसिपल्स। हम खेत खलियारे किसान कमेरे मजदूर के साथ जुड़े लोग हैं। हमारे लिए इस प्रदेश के उद्योगपति बाद में आते हैं, ये सच्चाई है। हमारे लिए इस प्रदेश के मजदूर और किसान पहले आते हैं। अच्छा, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है? दो भाइयों की अगर बात की जाए तो दो भाइयों में बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, होने को हो जाती है, होने को नहीं भी होती। ये देखिए कोई ऐसा कोई केस नहीं है जो ओहो एक ही घर में, घर घर की बात है। हाँ, घर घर की बात, ठीक है। अब वही बात है ना यार, हमारा फैसला अगर कोई करेगा तो हमारे बड़े करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम उस संस्कृति से आते हैं, हम उस समुदाय से आते हैं, हम उस संप्रदाय से आते हैं जहां हमारे बड़े करते हैं फैसले, हम नहीं करते। और यहाँ तो छोटा भी बड़े के ऊपर बैठने के लिए उतावला हो रहा है। तो देखिए जी, ये वही बात है जी, ये कहने की बात है, ये घर घर की बात है, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। और क्या हो गया अगर एक नहीं हुई तो? मैं तो लोगों को आज भी बोलता हूं, आप इंसान को मत देखिए, आप विचारधारा को तो देखिए पहले। आप पहले ये तो देखिए कि चलो ठीक है एक हो गए, फिर वो हो गया, फिर सारा हो गया, फिर कल को यही दुष्यंत जिसको तुम आज गालियां दे रहे थे तुम्हारे सर पे आके बैठेगा, फिर अच्छा लगेगा। तो लड़ाई पूरी तरह विचारधारा की है? लड़ाई पूरी तरह विचार। अच्छा, पहली बार चुनकर आए हैं और एक सेशन आप अटेंड कर चुके हैं, अभी बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। किस तरह देखते हैं, कितना चैलेंजिंग है बीइंग अ रीजनल पार्टी? देखिए, आई थिंक रीजनल पार्टीज को चैलेंज हमेशा रहता है, क्योंकि आप सेंट्रल पार्टी से लड़ रहे हो लोकसभा के चुनाव में, और आप एक बहुत ऐसे इश्यूज पे भी आपको लड़ना पड़ जाता है जिसमें शायद आपका इतना बड़ा सही ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप वो लड़ाई लड़ सकते हो जो ये नेशनल पार्टी सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। तो एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। आप इन एंड आउट कोड जानते हैं अपने राज्य का? अपने राज्य के इन एंड आउट को जानते हैं। हमें पता है कि भी राज्य के अंदर जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो, मान लो, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का एक डिफरेंस बताता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन था। अटल बिहारी जी ने उनको कहा था कि जी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को आप खारिज करके न्यू पेंशन स्कीम को लागू करिए, क्योंकि हम रीजनल पार्टी हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। तो चौटाला साहब ने साफ मना कर दिया कि देखिए इससे मेरे प्रदेश को फायदा नहीं है, नुकसान है, मैं इसको नहीं लागू करूंगा। ठीक है। उनकी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने भी पैन इंडिया फैसला कर लिया था हम न्यू पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो हाथों हाथ उन्होंने लागू कर दिया। अब कांग्रेस वाले खुद रो रहे हैं, अब खुद कह रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। जो आदमी लेके आया था न्यू पेंशन स्कीम, वही कह रहे कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लाऊंगा। तो आप खुद देख लीजिए जी, ये नेशनल पार्टी की क्या है, कोई खुद की सोच नहीं होती। जो ऊपर से एक आदेश आएगा, जो भी एट द एंड ऑफ द डे चाहिए अनाउंसमेंट कुछ ही करें, ये चाहे कुछ ही बोले, मैं नेता हूं, मैं फलाना दिख रहा हूं, मैं कर दूंगा, आदेश इनका ऊपर से आता है, हमारा ऊपर से कोई आदेश नहीं आता। हम जो आपके बीच कहेंगे वही बात हम करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई हम पे किसी का कभी दबाव नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क रहता है रीजनल पार्टी का, एक बहुत बड़ी ताकत भी होती है। अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, आईएनएलडी का क्या स्टैंड है? देखिए, इसके अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो सिर्फ एक के नहीं लिए जाते, वो सबके लिए जाते हैं। और हमने हर शहर के अंदर जो हमारी कमेटीज है, हमने उनके ऊपर छोड़ के भाई पहले वो एक रूपरेखा बना के लाएंगे, वो कैंडिडेट्स को वो देख करके लाएंगे, फिर एक सर्वे किया जाएगा, उस बेसिस पे फिर स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाया जाता है। एट द सेम टाइम जहां ये वर्किंग है, तो पैरेलली एक वर्किंग हर संगठन में चलती है, कोई नई चीज नहीं है कि क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं।
किस तरह से उनको आगे लाया जा सके, किस तरह से उनका समाधान दिया जा सके। चुनाव लड़ना काफी नहीं है, बिल्कुल। चुनाव लड़ने के बाद जो बातें आपने करी है उनका समाधान लाना वो ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत इस पे सोच विचार होता है और फिर कोई स्ट्रैटेजी बना के आप लोग क्या मुद्दे रखने वाले हैं? देखिए जी, शहरी जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, देयर आर अल्ट्रा लोकल इलेक्शंस, ठीक है। आपका कोई ब्रॉड कोई मुद्दा, लेकिन एक ब्रॉड मुद्दा होता है डेवलपमेंट का, लेकिन हर इलेक्शन ये छोटे मुद्दे उठाने वाली बात है, लोकल मुद्दे। बात छोटी की, क्योंकि बड़े मुद्दे तो फिर आप स्टेट के लोकल इलेक्शन में कर रहे हो ना। अब आर्टिकल 370 की बात तो नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लोकल मुद्दे ही लोकल मुद्दे ही होंगे, और लोकल के भी अल्ट्रा लोकल हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलोनी का मुद्दा हो सकता है, ठीक है। कोई कॉलोनी होगी जो 20-30 साल से है, भी ऑथराइज नहीं हुई। देखो, सीवेज, पानी, हर चीज के हमारे लिए एक है, लोगों के लिए कहना बड़ा आसान होता है। और खास करके हमारी एक पिछले 5 साल में जो मैंने देखा, हमारी एक लड़ाई अधिकारियों से बढ़ने लगी है। अच्छा, उसका कारण क्या है कि एक अधिकारी जो है बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होता है कि वो सर ये कॉलोनी इलीगल है, इधर कुछ नहीं कर सकते जी, इधर तो जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहते थे कि ये अधिकारियों से सपोर्ट नहीं मिलता, वही सेम वाली चीज यहाँ पर भी हो रही है। ये तो पूरे प्रदेश में, क्या सरकार के एमएलए भी कह रहे हैं अधिकारी का सपोर्ट नहीं मिलता। ये सच है। अधिकारी, देखो, अधिकारी सोचता है मैं पढ़ लिख के आया हूँ, ठीक है, मैंने मेरी, देखो, IAS का वो क्लियर करा है, देश में इतने होते हैं, मैंने क्लियर करा, मैं आऊंगा, मैम मुझे पता है रूल्स क्या है। देखिए, आपको रूल्स पता होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, अगर आप दफ्तर से बाहर नहीं निकलोगे, तो आप जाओगे ही नहीं। आप लोग, एक सरकारी गाड़ी मिल जाना, एक सरकारी कोठी मिल जाना, आपकी लाइफ तो सेट है ना। अभी जिस आदमी को अपने पीने के पानी के लिए भी मंथली टैंकर वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं और देने पड़ रहे हैं, वो सारा कुछ करना पड़ रहा है, तो आप कहाँ ये कह सकते हो कि यार तुम इलीगल बैठे हो। चलो यार, कोई आदमी अगर किसी कॉलोनी में आके बस गया, कभी उस टाइम कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई या कोई नहीं, तो उसमें गलती उसकी क्या है? गलती तो तब भी क्या कार्रवाई, तब क्या अधिकारी की है? सिस्टम सपोर्ट कहीं पर ही नहीं कर रहा, तो वो बेचारा करेगा क्या? और उसका कहीं ना कहीं क्रोध भी निकलेगा, उसकी कहीं ना कहीं बात भी निकलेगी। हमारा ये प्रयास रहता है हमेशा कि किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है हरियाणा के अंदर जहां पे इसी रीजन से कहीं ना कहीं किसी ने कोई केस कर दिया, कोई डिस्प्यूट चल रहा है। और होता है क्या, डिस्प्यूट करने वाला, केस करने वाला एक होता है, और सफर कौन करते हैं? पूरी कॉलोनी करेगी, सभी लोग करेंगे। अभी इंदुराज नरवाल भी बैठे थे, वो भी यही आरोप लगा रहे थे कि सीवेज की समस्या है, साफ पानी की समस्या है। पैन हरियाणा की दूसरी बड़ी समस्या, हमारे पास कोई नेचुरल रिवर नहीं है जो स्टेट के सेंटर से होके जाती है। यमुना भी हम पानी शेयर करते हैं तो यूपी के साथ करते हैं, दिल्ली के साथ करते हैं। घग्गर का भी पानी हम शेयर करते हैं तो पंजाब के साथ करते हैं और स्टेट्स के साथ करते हैं। तो हमारा कोई ऐसा पानी का सोर्स नहीं है जो 12 मासी पूरे प्रदेश को पानी दे सके कि हम आराम से हमारा काम चल जाए। अच्छा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हर राज्यों में बीजेपी जीतते हुए आ रही है। देखिए, क्योंकि विपक्ष नहीं है। बात यहाँ पर ये मत देखो ना कि वो बीजेपी जीत गई तो लोग बीजेपी के साथ सहमत है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, एक उदाहरण देता। नहीं, सहमत नहीं होते तो फिर अभी आम आदमी पार्टी तो पिछले 12 साल से राज कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक वही मैं आंकड़े दूंगा थोड़े बहुत इस चीज पे। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अगर मान लो बीजेपी को 40% वोट्स हासिल हुए हैं, हमारा सिस्टम बना इस हिसाब से कि हाईएस्ट जिसका मिलेगा वो आगे निकल जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि भाई 60% वोट जो है, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम इस पर्टिकुलर आदमी को नहीं, विपक्ष बनता है वो विपक्ष का नुकसान है, हाँ। ठीक है, उसका फायदा बीजेपी ले रही है, नो डाउट इसके अंदर। भाई एक संगठन के हिसाब से ये लोग अपनी मेहनत करते हैं। मैं आज भी मानता हूं बीजेपी की ताकत के पीछे सिर्फ बीजेपी के कोई संगठन की कोई इनकी कोई वो नहीं है, इन्होंने कोई देश के लिए कोई ऐसा बड़ा नहीं करा। कांग्रेस अपना संगठन ही तैयार नहीं कर पा रही, नेता ही नहीं तय कर पा रही, नेता ही नहीं तय कर पा रही। जब आपका संगठन ही नहीं होगा और जब आप आपस में लड़ते रहोगे तो फिर आप क्या सरकार से लड़ोगे? विपक्ष का काम होता है एकजुट होकर के सरकार का सामना करना। अब इंडिया अलायंस हुआ था, अब ये अपनी इतनी मरोड़ में रह गए, ठीक है, सबका बंटा बिठा दिया एक बार। होया कि नहीं होया? इंडिया अलायंस इन्होंने अपने अलायंस के पार्टनर्स की नए लोगों को जोड़ना तो दूर की बात है। इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का था तो नीतीश कुमार जी का था, वो खुद शरद पवार जी का था, खुद की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का था, उनका था, अरविंद केजरीवाल का बहुत था। हाँ, सबकी पीएम बनने की अपनी अपनी इंडिविजुअल इच्छा थी। पीएम तो देखो सबको पता है नहीं बनना, इच्छाएं तो यही थी। इच्छा देखो, इच्छा रखनी एक अलग बात होती है और कोशिशें भी, रियलिटी के साथ एक रैशनल सोच एक अलग चीज होती है। हाँ, ये जरूरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हाँ हर एक राजनीतिक दल जरूर सोचेगा और सोचना भी चाहिए। अगर आप ग्रोथ की नहीं सोचोगे आप ग्रो कैसे करोगे? लेकिन एट द सेम टाइम हर राजनीतिक दल रियलिटीज को एक्सेप्ट करता है।
दिक्कत यहाँ पर है कि भाई आपको मान सम्मान देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते क्योंकि मैं सबसे बड़ा राजनीतिक दल हूं तो मैं मेरी चलाऊंगा। भाई एक डेमोक्रेसी के अंदर, लोकसभा के अंदर ही ले लो, एक एमपी का भी वोट होता है। हाँ बिल्कुल होता है, एक का भी फर्क पड़ता है। जब आपको एक का, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं देख रहा था इंडिया की मीटिंग का जो चेयर है वो कपिल सिब्बल कर रहे थे। वो ना कांग्रेस में थे, वो ना किसी और दल में थे, वो ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उस मौके पर, ना राज्यसभा में थे, ना लोकसभा, कहीं नहीं थे। और वो चेयर कर रहा है पूरे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग को। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बुरा हाल हो चुका था। तो दिक्कत यही नहीं है, लोग चेंज चाहते हैं। अभी हरियाणा के अंदर जन जन के सबके जुबान पर यही बात थी। नहीं, वेव तो इस बार बिल्कुल विधानसभा चुनाव में ऐसी बनी थी कि कांग्रेस ही जीतने वाली है, हुड्डा हर जगह हो रहा था। लेकिन जब नतीजा है तो तब तो सब कुछ उल्टा हुआ था। वही बात है ना, लोगों को फिर लोग बदलाव चाह रहे थे। और यहाँ पर तो लोग यहाँ पर बैठ के, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पॉडकास्ट में भी कहा है कि एंड मोमेंट पे वोट बदल दिए गए। सबने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट डाला, लेकिन क्योंकि ईवीएम से वोटिंग हुई है इसलिए सब कुछ बदल गया। ये तो देखो वही बात है, ये वो कहानी नहीं है, एक लोमड़ी थी, अंगूर खाने थे, खुदा नहीं जा रहा था, अंगूर खट्टे हैं कह के निकल गई ना। देखिए वही बात है, ईवीएम पर ठीक है कार्रवाई होती है। आपने, मैं आपको उसका भी एक उदाहरण दूंगा बात। तो उन्होंने निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की बात कही। देखिए जिस दिन ईवीएम की इन्होंने केस करा था, जब सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गया था, तो हरियाणा में मेरे ख्याल से 6 सीट्स थी जिन पे रीवेरिफिकेशन कराई गई थी। उनमें से एक सीट मेरी थी। ठीक है, तो मैं खुद वहां पहुंचा था देखने के लिए भी रीवेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। एक्चुअली क्या था, हमें जब रीवेरिफिकेशन हुई थी उससे पहले हम सबको एक नोटिस भेज दिया गया था, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जिसने कंप्लेन करी, जो और भी लड़े थे उनको भी एक तरह से मौका मिल गया था कि भी आप भी जाके रीवेरीफाई कर लो। जो कैंडिडेट जो जीते हुए हैं वो तो था ही कि भी प्रेजेंट होना, तो हमें पहले से बता दिया गया था। और ये नोटिस सर्कुलर सभी सरकारी अधिकारियों को सबको जारी कर चुके थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि छुपी हुई बात है। उसके अंदर साफ साफ लिखा था कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, वोटिंग की वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वीवीपैट की जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्टिंग टू एंड हम आपको पूरी करके दिखाएंगे। ठीक है, यही होना चाहिए। तो जब हुआ तो ये क्या करते हैं, मशीन्स को जीरो कर देते हैं। जो पुराने वीवीपैट हर मशीन के साथ होते हैं वो वोट्स को वो हटा देते हैं, निकाल देते हैं। दोनों को बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। और पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया उस बूथ की जो है 1400 वोट एक मशीन में पड़ सकते हैं। तो जिसने कंप्लेन डाली है उसकी मर्जी है वो 1400 में से कितने वोट कैसे गिरेगा। 100 इनेलो को, 100 कांग्रेस को। भाई दोबारा आप पूरी वोटिंग की प्रक्रिया अपनी तसल्ली के हिसाब से करो। और फिर अगर एक भी वीवीपैट की स्लिप और आपकी वोटिंग की जो स्लिप है अगर मैच ना करे तो भाई आपकी बात बिल्कुल जायज हो जाती है। तो जब पता चला रिकाउंटिंग नहीं हो रही तो भाई कांग्रेस ने क्या करना है, इन्होंने ढकोसले ही करने थे। उन्होंने बोला नहीं जी हम सहमत नहीं है, हमें बताया नहीं। क्यों नहीं बताया, सबको नोटिस जारी हो गया तो सबको पता था। तो अब ये बहाने मार रहे हैं। अब क्या है कि जी हुड्डा जी की दिक्कत क्या है कि अब ब्लेम तो सारा उन्हीं पे आएगा ना। अब बात चल रही थी हवा की। अगर आप लोगों के मन की बात को कैप्चर ही नहीं कर पाए, हुआ क्या मैं बताता हूँ कांग्रेस हारी क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लग गया ना, इनके रुख हमें दिखने लगे। तेरे साथ ऐसे कर देंगे, मैं बन जाऊंगा, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। हाँ, अब आप एक चीज बताइए, हर चीज से हट करके आप एक पत्रकार भी ना सोचिए अपने आप को, मैं भी अपने आप को नेता नहीं सोचता, एक आम आदमी के नजरिए से देखिए, कहने वाली बात है। और जो ये कर रहा है उसका क्या भरोसा, जो कह रहा है कल को ये वाकई ऐसी चीजें करे। क्या ये एक सही दिशा है हमारी डेमोक्रेसी की? अच्छा, आप एक बात जानते हैं, अभी जब पिछली बार आप सदन में बोल रहे थे, आपकी सोशल मीडिया पे युवाओं पे, खासतौर पे लड़कियों पे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जानते हैं आप ये बात? नहीं, मैं बताती हूँ। मेरे ही ऑफिस में कुछ मेरी ही टीम में कुछ बच्चे काम करते हैं जो सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। एक लड़की मेरी टीम में काम करती है, वो उसने कहा मुझे किसी को नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ आपको सुनना है, अर्जुन को सुनना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी, ये तो आपने बड़ी इंस्पायरिंग बात बताई है मेरे को भी। इससे मेरे को लगता है और मोटिवेशन। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी आपकी परिवार में जो क्षति हुई और आपको भी देखा, सबने देखा, सोशल मीडिया पे खासतौर पे लोग बहुत कनेक्ट कर रहे थे आपसे। और राजनीति से इधर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अर्जुन चौटाला इंडिविजुअली कैसे इंसान है, क्या करते हो खाली टाइम में, क्या कर लेते हैं? खाली टाइम में मेरे को रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है।
और मैम हिस्ट्री मेरा एक सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में लोग स्कूल में हिस्ट्री से दूर भागते थे, मैंने मेरी 12th में हिस्ट्री। अच्छा। और इसका कारण ये है कि मेरा मानना है कि जो इंसान का इतिहास है वो इंसान का भविष्य आपको कैसा जा रहा है वो आपको दर्शाता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कोई छोटा मोटा फ्रेज नहीं है, मैंने इतना पढ़ लिया कि दिखता है। तो हमेशा से पसंदीदा सब्जेक्ट है। मैं अभी भी अपने फ्री टाइम में मैं यही कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करूँ। उसके अलावा ऑफ रोडिंग का मुझे बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, तो बचपन से करता आ रहा हूँ। जब से मतलब गाड़ी चला सकता था, परमिशन मिल गई थी, तो मेरे पिताजी के पास एक जीप होया करती थी। अच्छा। पुरानी मिलिट्री। अच्छा। एक ना कोटा होता था एमएलएस को मिलता था कि जो एमएम होती थी, पुरानी महिंद्रा की जीप होती थी, तो वो एमएलएस का एक कोटा होता था जो मिलिट्री ऑक्शन करती थी, तो आप ले सकते थे। तो मेरे फादर ने ली थी, और जब मैंने मेरी 10th के बोर्ड्स दिए थे तो उसके बाद उन्होंने पूछा था कौन सी गाड़ी चाहिए, तो मैंने बोला ये आपकी जीप दे दीजिए। तो 10th में तो आप 18 साल के हुए नहीं होंगे? नहीं। फिर उसके बाद 3-4 साल मिली होगी फिर तो आपको जीप में चला लेता था, सड़क पे चलाते हैं। मतलब रूल तोड़ लिए थे, सड़क पर नहीं चलाते थे। इसमें कोई झूठ नहीं, जीप तोड़े थे, बिल्कुल तोड़े थे। अब ये भी एहसास होता है कि गलत तोड़े थे, लेकिन वही बात है, जब आप युवा होते हैं, जब आप उस उम्र में होते हैं ना, मेरे को लगता है 16 साल से 22 साल के बीच का वो टाइम होता है, आपको लगता है आप इमॉर्टल से हो, इनविंसिबल हो, आप वो हर किसी के साथ होता है। तो मेरे को बड़ा शौक था। आज भी मैं फ्री टाइम में अगर मेरे को एक आधा दिन कभी मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा कहीं ट्रैकिंग पे चले जाऊं, कहीं कैंपिंग पे जाऊं। आउटडोर्स मेरे को हमेशा से पसंद है। दूसरा क्या है कि राजनीति में आने से पहले मेरा एक बड़ा पैशन हमेशा एग्रीकल्चर को लेकर है, क्योंकि हम खुद एक एग्रीकल्चर, तो हरियाणा के लिहाज से तो होना भी चाहिए। और जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, हम बहुत बार एक पॉइंट मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं एग्रीकल्चर हो, खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो, धूप में जा रहे हो, और बड़ा मेहनत का काम है, यील्ड्स नहीं है, रिटर्न्स नहीं है। मेरा मानना है कि जी इसके अंदर अगर इजराइल जैसे देश हैं जो हमसे आगे निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि यार हमारे पास ये रिसोर्सेज, लेकिन हमारे राज्य का युवा भी तो पीछे हट रहा है ना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखिए ये एक साइकिल है, एक विशेष साइकिल है। इसके अंदर क्या है कि ये साइकिल अगर आप ब्रेक करो, अगर आप एक टायर है, अगर आप एक सर्कल है, अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता जहां से आप ब्रेक करो। भैया तो युवा इंटरेस्ट दिखा दे या सरकार दिखा दे। अब युवा कहेगा सरकार नहीं की रही, सरकार कह रही है, युवा नहीं कर रही, वो चलता जा रहा है ना। अच्छा, सरकार अब ये कह रही है हमने युवा इतनी लाखों नौकरियां दे दी है, ठीक है, और अभी ये जो यूएस रिपोर्ट वाला मामला सामने आया है, 104 भारतीयों को रिपोर्ट किया गया, 34 हरियाणा के थे। किस तरह इसको देखते हैं? एक तरह तो दावे किए गए हैं कि इतनी लाखों नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, उसके बाद भी युवा हमारा इस तरह डोंकी रूट को लेकर लगातार राहुल गांधी भी उठाते रहते हैं, और इस तरह आ रहा है, और इस बात तो पूरी बेड़िया बांध कर लाया गया है। देखिए ये काफी व्याकुल कर देने वाली तस्वीरें भी थी। ये बेसिकली क्या है, ये ना एक तरह से जो ये बात करते हैं कि भी हमने इतने लाख जॉब्स दी, इसमें कोई असत्य नहीं होगा, ठीक है, सत्य है, लेकिन आप ये तो देखिए भी ये जॉब क्रिएशन थी या ये वैकेंसीज फिल करेगी। अच्छा, अंतर है ना दोनों में। ठीक, जॉब दे दी, हाँ 2 लाख दे दी जी, बढ़िया है। पिछले 10-20 साल में ठीक है, कोई 2 लाख अधिकारी, कोई कर्मचारी रिटायर भी तो होंगे, तो आपने तो बस वो भरे हैं ना। लेकिन जो नई पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके लिए जॉब क्रिएशन नहीं हुई। इसीलिए जब हम बात करते हैं बेरोजगारी की, 2 लाख जॉब्स देने के बाद भी बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 34% से कम नहीं आ रहा। तो रीजन क्या है? ये रीजन है, जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है। यहीं पर ही जैसे मैंने आपको बोला, एग्रीकल्चर का मेरा जो पैशन था कि मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो अब हरियाणा का बजट आने वाला है, तो ये एग्रीकल्चर वाले मुद्दे आप जरूर उठाने वाले हैं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एक दुर्भाग्य है कि फैसला सरकार करती है कौन से सवाल। कोई बात नहीं, आपकी तो एज ए विपक्ष कोशिश यही होनी चाहिए। कोशिश रहेगी, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेरे, आप यूं ना समझे पॉलिटिकली, बल्कि पर्सनली मेरे जुड़े हुए हैं, और उन पे मैं जरूर चर्चा करूंगा। एंड यूथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली, और एक एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये 2 बहुत। अर्जुन चौटाला ने हमारे सारे सवालों को बहुत अच्छी तरह जवाब दिया है। जाते जाते मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था पहले। मैं जी एक्चुअली राजनीति में आने से पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, तो अब करूंगा आगे इसका प्रयास और करूंगा। इंट्रोवर्ट अर्जुन चौटाला को एक्सट्रोवर्ट हम बनाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम, थैंक यू।